कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की फसल में कीट रोगों का नियंत्रण भाग 5। पशु पोषण में बायपास प्रोटीन है एक सस्ता विकल्प। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी हुई है आपकी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह। धान की फसल में कीट व रोगों के प्रबंधन की क्रमवार श्रृंखला में कल आपने धान में लगने वाले कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए सस्य विधियों के बारे में जाना। आज हम आपको इनके प्रबंधन की विभिन्न विधियों के अंतर्गत यांत्रिक विधियों के बारे में बताएंगे। पर्यावरण मित्रवत समेकित नाशी जीव प्रबंधन। यांत्रिकी विधि। अब आइए समेकित नाशी जीव प्रबंधन के दूसरे भाग यांत्रिक विधि पर जानकारी प्राप्त करते हैं। पौध रोपण के समय पौध के अग्रभाग की कटाई कर रोपाई करें। ऐसा करने से पौधे के अग्रभाग में रहने वाले तनाछेदक कीट के अंडे नष्ट हो जाते हैं। धान के केशवर्म व पत्ती लपेटक कीट के नियंत्रण के लिए कीटनाशक का छिड़काव करने से पहले फसल के ऊपर नारियल की रस्सी को खेतों के दोनों तरफ पकड़कर चलाएं। ऐसा करने से पत्ती के अंदर रहने वाले कीट बाहर आ जाते हैं या गिर जाते हैं। इसके बाद चिड़िया के खाने की वजह से और रासायनिक कीटनाशक दवा का छिड़काव करने से इस कीट से निजात मिल जाती है। पत्ती के ऊपर रहने वाले अंड समूह दिखाई देते ही इसे तोड़कर नष्ट कर दें। ऐसा करने से कीट की संख्या को प्रारंभिक अवस्था में कम कर सकते हैं। खेतों में 1-2 मीटर की ऊंचाई पर प्रकाश प्रपंच की व्यवस्था करके उसके नीचे कटोरे में थोड़ी मात्रा में मिट्टी का तेल या कीटनाशक मिलाकर पानी में रख दें। ऐसा करने से वयस्क कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर पानी में गिरकर मर जाते हैं। विद्युत की उपलब्धता नहीं होने पर रात्रि में आग जलाने से कीट आग की तरफ आकर्षित होकर जलकर मर जाते हैं। धान की फसल में लगने वाला तना छेदक कीट के निरीक्षण तथा पता लगाने एवं प्रकोप की अधिकता को जानने के लिए जरूरी है कि फेरोमोन ट्रैप फसलों के ऊपर 1 फीट ऊंचाई पर 1 एकड़ के लिए 3 फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। इससे फेरोमोन से निकलने वाली गंध के कारण नर कीट
आकर्षित होकर फंस जाता है। एक फेरोमोन में 32 से 35 वयस्क नर कीट प्रति सप्ताह फंसते हैं। तो समझ लें कि कीटनाशक दवा का छिड़काव करना जरूरी है। 8 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाने से अधिकतम कीटों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके कारण रासायनिक दवा के इस्तेमाल में भी कमी कर सकते हैं। पुष्पन अवस्था तक 5 से 6 प्रति एकड़ पक्षी आश्रय स्थल देने से पक्षी उस पर बैठकर फसल को नष्ट करने वाले कीटों का भक्षण करते हैं। लेकिन पुष्पन अवस्था के बाद दाना बनते समय इस पक्षी आश्रय स्थल को हटा देना चाहिए। जैविक नियंत्रण। एक जीव का प्रयोग करके दूसरे जीवों का नियंत्रण करना जैविक नियंत्रण कहलाता है। दूसरे फसलों से तुलना की जाए तो धान में जैव वातावरण, जैव कीट ज्यादा संख्या में रहते हैं जो हानिकारक कीट को खाकर किसानों को मदद करते हैं। इसका मतलब प्रकृति समतुल्यता से सुरक्षा हो जाती है। समेकित नाशी जीव प्रबंधन में हमारा उद्देश्य एवं लक्ष्य भी यही है। जियो और जीने दो, यह सिद्धांत पौध संरक्षण का प्राण है। अंधाधुंध और अत्यधिक मात्रा में रासायनिक दवाओं के छिड़काव से कीट के साथ साथ जैव कीट भी मर जाते हैं। इसीलिए रोग कीट के प्रकोप को ध्यान में रखना जरूरी है। इसके लिए सप्ताह में एक बार खेतों में जाकर प्रति एकड़ प्रत्येक 5 अलग अलग स्थानों पर 25 झुंड निरीक्षण करके हानिकारक कीट को एवं हानिकारक कीट को खाने वाले मित्र कीट की संख्या को गिनती करें। हानिकारक कीट 2 भाग तथा मित्र कीट 1 भाग रहे तो फसल पर अधिक आर्थिक क्षति नहीं होती है। धान की फसल में हानिकारक कीट को नियंत्रण करने वाला प्राकृतिक शत्रु है मकड़ी, लेडी बर्ड बिट्टल, ड्रैगन मक्खी, मिरीड बग, गुलाबी कीट। केवल इतना ही नहीं, ब्रैकेन, ट्राइकोज्योरी टेलिनोमस जैसा जीव हानिकारक कीट अंडा अवस्था को खाकर किसानों की मदद करता है। प्रयोगशाला में तैयार किए गए बायो कीटनाशी या बायो एजेंट का प्रयोग करें। कुछ क्षेत्रों में धान का तना छेदक कीट, पत्ती मोड़क कीट के अंडों के परजीवी ट्राइकोग्रामा 5 से 6 बार 1 लाख प्लॉट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 से 20 दिन रोपाई उपरांत के 15 दिन अंतराल पर प्रयोग करें। भूरा सफेद एवं हरा पुदका कीट के नियंत्रण हेतु मिरीड बग एवं मकड़ी, विशेषकर लाइकोसा प्रजाति 3 मकड़ी प्रति पुंज से पूर्ण नियंत्रण की संभावना रहती है। पौधी रोपण के 30 दिन तक रासायनिक दवा का अत्यधिक मात्रा में छिड़काव नहीं करें। रासायनिक दवा छिड़काव करने से पहले नीम आधारित दवा का छिड़काव करें, तो नीम गंध के कारण कीट खेतों से दूर भागते हैं तथा फसलों पर अंडे नहीं दे पाते हैं। इसके लिए नीम तेल 3 से 5 मिलीलीटर को थोड़ा साबुन के घोल में मिलाकर प्रति लीटर पानी का फसलों पर छिड़काव करें। समेकित नाशी जीव प्रबंधन में आखिरी विकल्प रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग। सभी विधियों का प्रयोग करने के बाद ही अंतिम अस्त्र है रासायनिक कीटनाशक दवा का प्रयोग। वह भी कीट की आक्रामकता को समझने के बाद आर्थिक क्षति स्तर को पार कर जाए तो कौन कौन से कीट का आर्थिक क्षति स्तर कितना है तथा कौन कौन सी रासायनिक दवा का प्रयोग करना है, इसके बारे में अभी देखेंगे।
तरह क्षति स्तर के नीचे कीट एवं रोग का प्रकोप रहता है तो रासायनिक दवाओं का छिड़काव जरूरी नहीं है। केवल यदि क्षति स्तर से ऊपर कीट रोग आ जाए तभी रासायनिक दवा का छिड़काव करना है। फसल की अवस्था की वजह से कौन कौन से कीटनाशक रोग कीट के ऊपर प्रभाव डालते हैं, अब हम इसकी जानकारी लेते हैं। प्रदेश के अनेक किसान पशुपालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं। चूंकि दुधारू पशुओं के आहार पर 70% खर्च होता है, जिसको सही तरीके से ना अपनाने पर यह व्यवसाय घाटे में भी चला जाता है। ऐसे में दुधारू पशुओं के लिए बाईपास प्रोटीन आहार काफी सस्ता और पौष्टिक है, परंतु इसे पशुपालक कैसे बनाएं और पशुओं को कब और कितनी मात्रा में प्रतिदिन खिलाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज लवानिया। अपने जो जुगाली करने वाले पशु हैं, चाहे वो गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनका जो पेट होता है, स्टमक जिसे कहते हैं, वो 4 भागों में बटा हुआ होता है, जैसे र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। ये जानवर की अपनी फिजियोलॉजी है जो जुगाली करने वाले हो। अब नॉर्मली अपन दाना खिलाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होती है, मिनरल्स, विटामिन्स भी होते हैं। ये सारी महंगी महंगी चीज़ें अपन खिला रहे हैं। अब ये जो बाईपास प्रोटीन का जो टेक्नोलॉजी है, ये जो खल अपन जो खिला रहे हैं, चाहे सरसों की है, अलसी की है, मूंगफली की है, ये जानवर को प्रोटीन की आपूर्ति के लिए खिलाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब अपन इन खलों को पशु आहार में मिक्स करके खिलाते हैं तो जो खल का फर्मेंटेशन है या डिग्रेडेशन है वो पशुओं के पेट यानी कि जिसको र्यूमन कहा जाता है उसमें होता है। जब र्यूमन में डिग्रेडेशन होता है या फर्मेंटेशन होता है तब उससे मिलने वाली जो एनर्जी है उसका लॉसेस या हास बहुत ज़्यादा होता है। जब तक अपन इस मिलने वाली एनर्जी का जो लॉसेस हो रहा है हीट इंक्रीमेंट HI के रूप में, इसको अपन जब तक कम नहीं कर पाएंगे तब तक इसका अपन यूजफुल उत्पादन के कार्यों में नहीं ले पाएंगे। यूजफुल उत्पादन कार्य में नहीं ले पाएंगे मतलब कि ना तो उस एनर्जी को अपन ग्रोथ के लिए काम में ले पा रहे हैं और ना ही अपन उसको दूध उत्पादन के लिए काम में ले पाएंगे। अब अपन को ये कोशिश करी जाए कि जो प्रोटीन इतना महंगा जो पार्ट है पशु आहार का, उससे जो एनर्जी मिलती है उसका पूरा पूरा उपयोग अपन कर पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो सामान्य तरीके से जो प्रोटीन का जो फर्मेंटेशन होता है जो र्यूमन के अंदर होता है उसको र्यूमन में फर्मेंट नहीं करा के या डिग्रेड नहीं करा के सीधे सीधे तौर पे उसको एबोमेजम या ट्री स्टमक जिसको कहा जाता है वहाँ उसका हम फर्मेंटेशन करा पाते हैं। तो उससे जो मिलने वाली एनर्जी है उससे करीब 15 से लेके 20% तक दूध उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। और अगर अपन ऐसे फीड को जो बाईपास प्रोटीन वाला फीड है अगर किसी ग्रोइंग एनिमल को खिला रहे हैं, पाड़ी को खिला रहे हैं या हीफर को खिला रहे हैं, भड़वार वाले जानवर को खिला रहे हैं, तो वो करीब 30 से लेके 40% तक उनके ग्रोथ में या वृद्धि में बढ़ोतरी संभव है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इसका बाईपास प्रोटीन का फीड तैयार कर सकते हैं। बाज़ारों में हालांकि बाईपास प्रोटीन युक्त पशु आहार मिल रहा है, लेकिन एक पशुपालक अगर जो राशन जो बना रहा है वो अपने घर पे भी तैयार कर सकता है। वो कैसे तैयार कर सकता है? इसमें करना क्या होता है, अगर पशुपालक भाई अपने खेत पे भी या अपने बाड़े में भी करना चाहे अपने पशुओं के साथ में, तो खल को आपको 4% फॉर्मलिन के साथ ट्रीट करना है। उस खल को ट्रीट करने के पहले खल को आपको मिक्स करना, ग्राइंड करना पड़ेगा। ग्राइंड करके नहीं उसको अपन 4% फॉर्मलिन से ट्रीट कर देते हैं और 3 दिन अपन उसको एनारोबिक कंडीशन में बंद कर देते हैं ताकि पूरी तरह से वो रसायन फीड पर काम कर सके। इसके उपरांत
फिर अपन उसको निकाल के और थोड़ी देर हवा में रखने के बाद ताकि उसकी जो गंध है फॉर्मेलिन की वो बाहर निकल जाए, उसके बाद फिर अपन अपने जानवर को खिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो केक सामान्यतः र्यूमन में जो पचती है वो र्यूमन में से पच ना कर वो सीधे सीधे र्यूमन से बाईपास होती हुई और ट्रू स्टमक एबोमेजम में चली जाएगी। अब इसकी अगर अपन एक कॉस्ट निकालें कि क्या खर्चा आता है, तो करीब करीब अगर अपन प्रोटीन या खल को उपचारित करते हैं तो उसमें 1 किलो पर 1 रुपया खर्चा आता है। तो कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, इन तकनीक का उपयोग करने से जो अपना इतना महंगा अपन पशु आहार खरीद रहे हैं या पशु आहार के इंग्रेडिएंट अपन खरीद रहे हैं उसका अपन बेहतर उपयोग कर पाते हैं। क्योंकि पशु को देखिए प्रोटीन चाहिए। अब कहने को लिए अपन प्रोटीन की आवश्यकता काफ़ी हद तक कम दूध देने वाले जानवर की यूरिया खिला के भी अपन आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन जो जानवर 4-5 किलो दूध दे रहा है दिन का, उसके लिए यूरिया अपने आप में काफ़ी है। यूरिया से भी ट्रीट कर किया जा सकता है और उससे भी आज जानवर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो अधिक दूध देने वाले जानवर हैं, 15 से 20 किलो प्रतिदिन जो दूध देने वाले जानवर हैं, उनको अगर अपन बाईपास प्रोटीन का उपचारित फीड अपन खिलाते हैं तो उससे अपन उनसे उनकी दूध उत्पादन की वृद्धि भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अपन अगर वृद्धि वाले जानवर को खिला रहे हैं तो उनकी वृद्धि को दर को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ इसके अपन उसके जो लागत जो आ रही है अपनी, उस लागत को कम करके और उस अवयवों का अपन बेहतर उपयोग कर पाएंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी हुई है आपकी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह। पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में आकाश में मध्यम से घने बादल छाए रहने, दिन एवं रात्रि के तापमानों में हल्की वृद्धि होने के कारण दिन का अधिकतम तापमान 32.2 से 33.4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने एवं रात्रि का न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, सुबह के समय वायुमंडलीय हवा में नमी की मात्रा 86 से 94% के मध्य एवं दोपहर बाद हवा में नमी की मात्रा 64 से 70% के मध्य रहने, मध्यम गति की हवा 4 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने तथा आगे 26 से 30 अगस्त के मध्य इन क्षेत्रों में हल्की अर्थात कुल 25 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों में इस सप्ताह आगे आने वाले दिनों में कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। इस सप्ताह का संभावित मौसम धान की समय से रोपी फसल में बालियां निकलने तथा देर से रोपी फसल में कल्ला बनने हेतु बहुत अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह आगे आने वाले दिनों में संभावित कम बारिश होने के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि कृषक भाई इस सप्ताह धान की किसी भी अवस्था की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, लेकिन जिन क्षेत्रों में किसी कारणवश खेत में अधिक जल भरा हो गया हो वहां अधिक भरे पानी को खेत से बाहर निकलवाएं तथा बालियां निकलने की पूर्व की अवस्था की फसल में यदि नाइट्रोजन की शेष बची मात्रा का अभी तक प्रयोग न किया गया हो तब खरपतवार निकालने के बाद 25 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरका उस समय करें जब धूप खिली हो।
कम बारिश होने के साथ साथ तापमानों में वृद्धि संभावित है, जिससे धान की फसल में तना छेदक कीट के प्रकोप की पूर्ण संभावना है। ये कीट मुख्य तने में घुसकर तने को काट डालते हैं, जिससे पौधे सूख जाते हैं तथा फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः यदि इन कीटों का प्रकोप 10% से अधिक दिखाई दे तब फसल में कार्टाप 4 जियात दानेदार कीटनाशी की 8 किलोग्राम मात्रा का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें। लेकिन ध्यान रखें कि इस कीटनाशी द्वारा तना छेदक कीट को प्रभावी नियंत्रण हेतु खेत में हल्का पानी भरा रहना आवश्यक है। जिस फसल में जीवाणु, लीफ स्टिक एवं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसमें फसल सुरक्षा हेतु 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसे ब्लाइटॉक्स 50 तथा 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से 10 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। सोयाबीन की समय से बोई गई फसल इस समय फूल एवं फलियां बनने की अवस्था में है। तापमानों में वृद्धि से इस अवस्था पर रस चूसने वाले तना छेदक एवं हरा कुंडलक सफेद मक्खी, बिहार हेयरी कैटरपिलर आदि कीटों का प्रकोप संभव है। 10% से अधिक प्रकोप दिखाई देते ही ट्राइजोफास 40 EC की 250 मिलीलीटर मात्रा का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें तथा 10 दिन के बाद दूसरा छिड़काव करते समय इसमें 250 मिलीलीटर मेटासिस्टॉक्स भी मिला लें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सूजीपुरा जिला इटावा के संत कुमार यादव ने। आपने मधुमक्खियों में लगने वाले शत्रु कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि इस समय बरसात का सीजन है, मधुमक्खियों के लिए ये सीजन सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। इसी समय मौन पालकों को सबसे अधिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। इस समय मधुमक्खियों में कई प्रकार की बीमारियां और भोजन का अभाव और बाहरी शत्रुओं का आक्रमण भी सबसे अधिक देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ही मधुमक्खियों की देखरेख सबसे अधिक करने की आवश्यकता होती है। सबसे मुख्य आवश्यकता यह है कि मौन वंशों में समय समय पर साफ सफाई की विशेष व्यवस्था करें। उसके साथ साथ जहां पर बर्रे या मौमी पतंगे आदि का प्रकोप अगर दिखाई दे रहा है तो उसकी भी साफ सफाई समय पर करें। इसके अलावा जो भी यानी कि मॉन्चर अगर उपलब्ध हैं उन्हीं के अनुसार, जैसे कि साज वगैरह में इस समय बरसात में थोड़ा नेक्टर मिलता है, उसमें मधुमक्खियों को रखा जा सकता है। अगर जहां इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर आप कृत्रिम भोजन के द्वारा मधुमक्खियों को हमेशा सुदृढ़ बनाए रखें। इसके लिए ये आवश्यक है कि मौन वंश के अंदर पर्याप्त मात्रा में कृत्रिम भोजन होना आवश्यक है। अगर मधुमक्खियों के पास आवश्यक मात्रा में भोजन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में मधुमक्खियों की संख्या निरंतर घटती चली जाएगी और धीरे धीरे ये स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि धीरे धीरे मौन वंश समाप्ति की ओर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि मौन वंशों को समय समय पर उसका जब भी मौसम साफ हो तो उसका साफ सफाई का ध्यान रखें और उसमें अगर अतिरिक्त छत्ते हैं तो उन छत्तों को हटा करके अलग कर दें और उनको सुरक्षित स्थानों पर, जैसे कि पॉलिथीन की थैली के अंदर लपेट करके ऐसे सूखे वाले स्थानों पर उसको रख देना चाहिए। अगर ऐसे स्थानों पर अगर आप मौन वंशों के अंदर अगर छत्ते पड़े रहेंगे तो इसमें मोमी पतंगे का प्रकोप बहुत तेजी से होता है और जिससे मौन वंश धीरे धीरे, पहले तो खाली छत्तों में मौमी पतंगा आता है और उसके बाद धीरे धीरे उसमें अंडा देने के बाद पूरा मौन वंश के अंदर ये पतंगे का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो इससे यह है कि समय पर इनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उसके अंदर किसी भी दशा में खाली छत्ते फ्रेम में न रखें। मौन गृह के अंदर उतने ही फ्रेम रखें जितने को मधुमक्खियाँ पूरी तरह से कवर करें, यानी ढके हुए हों। इसके अलावा जैसे कि साफ सफाई का है, इस समय बरसात अधिक होने के कारण जिस भी क्षेत्र में मधुमक्खियां रखी रहती है तो वहां पर नमी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और नमी के अगर मौन गृह के अंदर अगर नमी रहती है तो ऐसे उसमें मौन वंशों में कई प्रकार की बीमारियां आने का भी खतरा रहता है। जैसे कि फॉल ब्रूड है, फॉल ब्रूड का प्रकोप भी इस समय मधुमक्खियों के अंदर खासतौर पर एपिसेरेना इंडिका और भारतीय मौन में ये देखा जाता है। इसमें इसकी जो मुख्य पहचान है कि सेल खुले हुए दिखाई देते हैं और उसमें यह है कि अगर उसमें इस प्रकार का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो उन छत्तों को का उपचार करने के लिए उसमें मौन वंशों में टेरामाइसिन नामक दवा का 250 से 400 मिलीग्राम प्रति 5 लीटर चीनी के शरबत के साथ दिया जाना चाहिए और ये यानी कि मौन वंशों की आवश्यकता के अनुसार, यानी कि जैसी उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार दिया जाना चाहिए।
दूसरी बात, इस समय जो है मौन मंसों को कृत्रिम भोजन की भी अधिक आवश्यकता होती है। तो बाहर यानी कि वर्षा के कारण नेक्टर और पराग पूरी तरह से धुल जाता है, तो इसकी पूर्ति के लिए इस समय उनको कृत्रिम भोजन के रूप में चीनी का शरबत दिया जाता है कि जिसमें भी चीनी का शरबत बनाया जा रहा है उसको उबाल करके, पानी को अवश्य उबाल लें, क्योंकि इस समय बरसात होने के कारण पानी में कई प्रकार के जीवाणु रहते हैं जिसके कारण पानी गंदा रहता है और जिससे मधुमक्खियों में बीमारी फैलने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो इसलिए यह है कि मौन मंसों को यानी कि पानी को उबाल करके उसमें की चीनी को लकड़ी की सहायता से धीरे धीरे उसको घोलते रहें और उससे जब यह पूरी तरह से घुल जाता है उसके बाद इसको ढक करके कोई सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। जब पूरी तरह से ये ठंडी हो जाए तो उसके बाद कृत्रिम भोजन को शाम के समय मौन मंसों के अंदर देना चाहिए। और मौन मंसों को देते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी दशा में कृत्रिम भोजन मौन गृह के आसपास बाहर न गिरे, और इससे अगर कृत्रिम भोजन अगर बाहर गिरेगा तो इससे चींटियां उसके अंदर, चींटियों को ये अंदर घुसने का मौका मिल जाएगा और जिससे अंदर अगर मधुमक्खियों के अंदर चींटियां और अन्य दूसरे मौन मंच से भी उसके अंदर आ करके उसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए कृत्रिम भोजन देते समय विशेष सावधानी रखें और इस बात का ध्यान रखें कि उसको कम से कम हफ्ते में 500 ग्राम प्रति मौन मंच की दर से चीनी का शरबत दिया जाना चाहिए। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बढ़ते और उतरते जो दाम हैं, बाजार भाव हैं, उनकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में कीट और रोगों का नियंत्रण भाग 6। टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार किए गए केले की G9 प्रजाति की खेती के लाभ और महत्व पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।